हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आर 16 दिसंबर का हिंदू एनालिसिस। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया है, हम डेली का हिंदू एनालिसिस लेके आएंगे और ट्राई करेंगे कि हम विद इन हाफ आवर में पूरा न्यूज़पेपर आपके साथ डिस्कस कर लें। और हम इस वीडियो को शॉर्ट इसलिए रखते हैं ताकि हम 1 आवर की वीडियो इसलिए नहीं बनाते, क्योंकि अगर हम 1 आवर की वीडियो बनाएंगे उतने में तो स्टूडेंट खुद जाके न्यूज़पेपर पढ़ लेगा, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप यहाँ पे आएँ और आकर पूरा न्यूज़पेपर हमसे समझें। तो देखिए, अब अगर ये 30 मिनट्स की वीडियो है और अगर आप इसको 2x स्पीड पे देख लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में जो है न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हमारा मोटो है कि ताकि आपका यहाँ पे टाइम बचे और आप दूसरी जगह अपना टाइम लगा पाएँ। और हम यहाँ पे ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे जिसको आप अपने GS1, GS2, GS3, एसए, एथिक्स सब जगह आप यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे ही आर्टिकल्स न्यूज़पेपर से उठा के लेके आएंगे और हम आपको स्पेसिफिकली बताएंगे कि आप इस डेटा को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, इस कोड को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपने पहले आर्टिकल के साथ बढ़ते। देखिए, आज के हिंदू एडिटोरियल में आया द डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए, हमने यहाँ से इम्पॉर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट किया। देखिए, मैं सबसे पहले आपको क्रक्स बता देती हूँ इस पूरे एडिटोरियल में क्या था। इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है कि इंडिया ने किस तरीके से डिजिटली खुद को एडवांस किया है। एडवांस तो कर लिया, बट उससे इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट हुई। इनइक्वालिटी काफ़ी टर्म्स में क्रिएट हुई। यहाँ पे इस आर्टिकल में जो है वो विमेन की टर्म्स में बताई गई है कि विमेन जो है अब कैसे और ज़्यादा अनसेफ हो चुकी है डिजिटलाइजेशन की वजह से। तो अब हम ये पूरा यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है पूरा, ये आपके GS2 में यूज़ हो सकता है, जहाँ पे ई गवर्नेंस की बात की जाती है। ई गवर्नेंस, फिर वहाँ पे उसके चैलेंजेस पूछे जाते हैं, वहाँ पे आप इस एक चीज़ को भी लिख सकते हैं। या आपके एसए के पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जब एसए के पेपर में आपको GS टाइप जो एक एसए पूछा जाता है। तो ठीक है, हम यहाँ से डेटा देखते क्या क्या दिया गया है। इंडिया के पास जो है 1.18 बिलियन मोबाइल कनेक्शन है, 700 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स एंड 600 मिलियन स्मार्टफोन्स। आप इस डेटा को डायरेक्टली अपने GS में जो है इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं, एज एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस डेटा को नोट डाउन कर सकते हैं। In response, the Union Ministry of Women and Child Development recently launched अब कोई बहाना नहीं, no more excuses, a nationwide campaign aligned with global 16 days of activism against gender-based violence. This is an annual campaign led by UN Women. देखिए, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया, अब कोई बहाना नहीं। आप इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली अपने GS1 के पेपर में, जहाँ पे विमेन बेस्ड इश्यूज आते हैं, आप वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने एसए में यूज़ कर सकते हैं। अब कोई बहाना नहीं। देखिए, आप इस तरीके के कोड्स लिखेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली दूसरों से अलग दिखेगा। अब इन्होंने फिर से डेटा बताया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इज इंक्रीज अकाउंट कवरेज ऑलमोस्ट 4-fold सिंस 2015, with women representing 55.6% of the accounts. In urban area, online harassment is rampant, particularly targeting women in public-facing roles such as journalists and politicians. रूरल इंडिया बोस्ट 20% मोर इंटरनेट यूजर्स देन इन अर्बन एरियाज। ये 2021 की निल्सन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ऑलरेडी कंस्ट्रेन्ड बाय सोशल नॉर्म्स, मेनी वुमेन एंड गर्ल्स लैक द डिजिटल लिटरेसी and skills to navigate online spaces safely. Compounding the issue, many women are also unaware of their rights or the mechanism available to them for reporting abuses. देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने सब हमें अच्छा डेटा बताया कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं। ये विमेन बेस्ड एक कैंपेन के बारे में बताइए, डिजिटलाइजेशन का डेटा दिया, ये दिया। अब यहाँ पे इश्यूज़ बता रहे हैं क्या क्या है। अब बता रहे हैं कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता 2024 provides a strong foundation to address digital violence. Mechanisms such as National Cyber Crime Reporting Portal enables anonymous reporting, while government-led information security education and awareness program spreads digital safety awareness. देखिए, आप इस सभी को नोट कर सकते हैं। या आपके GS3 में जब साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपसे मेजर्स पूछे जाते हैं, आप वहाँ पे भी इन सभी मेजर्स को डायरेक्टली लिख सकते हैं। Women specific programs such as Digital Shakti launched by National Commission for Women equip women with tools to navigate online
safest spaces securely. Digital Shakti. India also actively engages in international negotiations and agreements, including the 67th session of Commission on the Status of Women. इंडिया ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए ये सब इन्होंने इश्यूज़ बताए, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस बताए हैं। हम यहाँ पे कैसे करके इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अलावा हम क्या कर सकते हैं विमेन को डिजिटली जो वो अनसेफ हैं उससे उन्हें बचाने के लिए, जैसे कि एक्सपैंडिंग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया इज़ क्रिटिकल. Integrating safe online practices into school curriculums and conducting community workshop for women, man, young and old can be empowering. Additionally, nationwide campaign that challenge societal norms and actively engage men and women as allies can foster respectful and inclusive spaces. देखिए आप ये सारे ही पॉइंट्स अलग अलग करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये अपने आप में पॉइंट नंबर 1 हो चुका है, ये पॉइंट नंबर 2 हो चुका है, पॉइंट नंबर 3 हो चुका है। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, कोलैबोरेशन विद इंडियाज वाइब्रेंट टेक इंडस्ट्रीज एसेंशियल. वाइल मैनी प्लेटफॉर्म्स हैव इंट्रोड्यूस्ड सेफ्टी फीचर्स, these need further enhancement to proactively address online abuse. Leveraging artificial intelligence, देखिए 5th पॉइंट है, टू डिटेक्ट एंड रिमूव abusive content yet retaining human oversight alongside introducing user friendly reporting mechanism can improve safety. देखिए पूरा आर्टिकल था ये, हमने आपको शॉर्ट में पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिया है। सारा रेलिवेंट जो भी डेटा था आर्टिकल के अंदर वो सब हमने आपको प्रोवाइड कर लिया। आप इसे अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे भी आपने GS1, GS2, GS3 सब चीज़ों के नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ पे इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम विदाउट टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। सेंटर लॉन्चेस जलवाहक स्कीम फॉर कार्गो मूवमेंट विया इनलैंड वाटरवेज। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये आपके GS3 के पेपर में काम में आएगा, जहाँ पे आप वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। हर साल GS3 में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। मेनली रेलवेज के बारे में पूछा जाता है, रोडवेज आ जाता है, उसी में वाटरवेज भी आ जाता है। अब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे नई स्कीम लेके आई है, आप डायरेक्टली स्कीम को लिख सकते हैं पेपर में, अगर पेपर में आता है जलवाहक स्कीम। देखिए जलवाहक स्कीम के ऊपर इसका क्या चीज़ है, ये जलवाहक स्कीम ऑफर्स रिम्बर्समेंट अप टू 35% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर टू एनकरेज द बिजनेस प्रोपोजिशन ऑफ द व्हीकल वेसल operators. The scheme encourages cargo owners to hire vessels owned or operated by government entities. देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनको छूट दी जाएगी किसी ना किसी तरीके से, ताकि जो कार्गो ऑपरेटर्स हैं उनका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को कट करने में यहाँ पे कार्गो ऑपरेटर्स को हेल्प किया जाएगा। तो ये है जलवाहक स्कीम। आप इसे अपने GS3 के नोट्स में ऐड कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसको एज अ एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर आपसे इनलैंड वाटरवेज के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, आपसे बोल दिया जाएगा जलवाहक स्कीम जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये किस बारे में है, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करके पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करने के लिए है। देखिए और आपको इस स्कीम के ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी स्कीम नहीं है, एक छोटी स्कीम है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ये वर्ड किस चीज़ से एसोसिएटेड है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। मोरक्को वेलकम्स इंडियाज़ डिफेंस कंपनीज टू सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आप इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। GS2 में, जहाँ पे आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक आता है। अब आप देखते हैं वहाँ पे टाइम एंड अगेन बार बार अफ्रीका का जो है सिग्निफिकेंस बढ़ चुका है। हमसे बार बार पूछते हैं कि इंडिया जो है रिसेंटली कौन कौन से बायलेटरल इनिशिएटिव्स इंडिया ले रही है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, और वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स पूछे जाते हैं। तो हम तरह तरह के वहाँ पे एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे कि IIT मद्रास का कैंपस खुला है तंजानिया में, या फिर अडानी इन्वेस्टमेंट जो है केनिया में, हम उसके बारे में लिख लेते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा आ चुका है कि मोरक्को में जो है इंडिया की डिफेंस कंपनीज जो है प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप कर रही हैं। आप डायरेक्टली इसे एज एग्जांपल लिख सकते हैं। आपके पास एक नया एग्जांपल आ चुका है, आप इसे अपने GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स में ऐड कर सकते हैं।
अब देखिए, अब हम जानते हैं कि पूरे देश में काफ़ी ये टॉपिक गर्मा गर्मी में चल रहा है कि विंटर सेशन में गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल लाने वाली थी। फिर आज ही के हिंदू न्यूज़पेपर में आया कि बिल अभी लॉन्च नहीं हो पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट को और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को हैंडल करना है। वो क्या है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। देखिए, हम सभी को पता है साइमल्टेनियस इलेक्शन सबसे पहले होते क्या हैं, कि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि स्टेट के इलेक्शंस और सेंटर के इलेक्शंस को एक साथ कराया जाएगा। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है? सबसे पहली बात कि कॉस्ट कटिंग होगी, जो इतना एक्सपेंडिचर होता है हमारे इलेक्शंस के ऊपर उसको करने की बात हो रही है, ताकि वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्चा जा सके। और दूसरा इससे एडवांटेज क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हर वक्त कैंपेनिंग में लगी रहती हैं उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हर बार बस 5 साल में अब एक बार इलेक्शन होगा। अभी क्या होता है, एक बार नेशन के इलेक्शंस हुए, फिर 1 साल बाद किसी स्टेट का इलेक्शन आ गया, फिर अगले साल किसी और स्टेट का इलेक्शन आ गया। तो जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो लगातार बस यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेनिंग में लगी हुई है और वो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर और पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। ये मेन रीज़न है, 2 रीज़न जिसकी वजह से बार बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात की जा रही है। तो ये टॉपिक जो है आपके GS2 में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या चीज़ हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे आपको दोनों बता दिए, मेन 2 एडवांटेजेस क्या हैं। अब इस आर्टिकल में जो है यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस को बताया गया है। देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो यहाँ पे बताया गया है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वो क्या है कि इंडिया में जो है आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 356 जिसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है किसी भी स्टेट में। अब आप सपोज करिए अभी एक बारी में सारे स्टेट्स के इलेक्शंस करा दिए गए, अब किसी भी स्टेट में सभी स्टेट्स के और नेशन के इलेक्शंस करा दिए गए। अब अगर किसी भी स्टेट में यहाँ पे सरकार गिर जाती है, फिर क्या किया जाए? अब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इन्होंने जो है यहाँ पे जो कुछ कुछ कमिटीज़ हैं उन्होंने कुछ 2 सजेशंस दिए कि या तो जिस स्टेट में सरकार गिर जाए, गवर्नमेंट फॉल हो जाए, या तो वहाँ पे 5 साल तक मतलब जितना रिमेनिंग पीरियड होगा उसके लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा रहेगा, या फिर यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनाई जाएगी बट बस रिमेनिंग पीरियड के लिए। बट इन दोनों ही सजेशंस के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इन दोनों को ही अभी अप्रोप्रिएट नहीं माना जा रहा है। ये सबसे बड़ा इशू जो है आर्टिकल 356 का आ रहा है हमारे इलेक्शंस को लेके, कि कहीं पे भी सरकार गिरेगी तो बाई इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। जो अभी हमारी कंट्री में बार बार बाई इलेक्शंस होते रहते हैं, स्टेट के इलेक्शंस होते रहते हैं, हम देखते हैं कितनी स्टेट्स में यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगते रहते हैं, जैसे उत्तराखंड में बार बार लगते रहता है। और फिर यहाँ पे 2 बड़े इश्यूज़ की बात की गई है, वो है फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी। ये कैसे करके हैम्पर होंगे? देखिए, इन्होंने यहाँ पे पूरा बताया कि देखिए हम एक फेडरल नेशन है, तो फेडरल नेशन है तो यहाँ पे स्टेट की और यूनियन की दोनों की अपनी अपनी एक पहचान है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूनियन जो है वो ओवर पार कर रहा है। तो अगर एक ही साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि दोनों के इश्यूज़ जो है एक साथ मिल जाएंगे। लोग जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उनकी अलग अलग डिमांड्स क्या है, तो जो स्टेट जो है ना वो बिलो आ जाएंगी सेंटर के। देखिए, यहाँ पे इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल दैट रिकग्नाइजेज द लेजिटिमेसी ऑफ लिंग्विस्टिक, कल्चरल, एथनिक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव एस्पिरेशंस to the grant of statehood. In this context, there is of course Indian democracy at the central level but also at the level of state. Democracy takes its own sets of claims, demands and aspirations. Simultaneous elections risk a blurring of this distinct forum and arenas of democracy with the risk of state level issues subsumed with the national level issues. देखिए, ये मेन इशू है। और अब यहाँ पे इसी के बाद इसमें एक इशू जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या था कि इंडिया में जो है वो पीपल का पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है इलेक्शन में। और लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं? वो वोटिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर तुम उनका अभी जब यहाँ पे बार बार वोटिंग होती रहती है ना, तो उससे ये चीज़ मानी जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो अपनी टोस पे रहती हैं
कि उनको वोटर्स को हर वक्त सेटिस्फाइड रखना है। बट अब अगर 5 साल में एक बार वोटिंग होगी तो हो सकता है कि पॉलिटिकल जो भी विनिंग पार्टी हो वो नेग्लिजेंट हो जाए, और एक तरीके से आप लोगों से उनका वोटिंग राइट ले रहे हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। ये इस पूरे आर्टिकल में जो था पॉइंट्स को बताया गया था, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। आप इन्हीं सब पॉइंट्स को अपने GS2 के नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या चीज़ है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए यहाँ पे जो है हम सभी को पता है गोदावरी के ऊपर पोलावरम प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसको जो है वहाँ की बीजेडी सरकार, सॉरी जो बीजेडी पार्टी है, बीजू जनता दल, वो उसे काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए सबसे पहले हम ये रीड कर लेते हैं। बीजू जनता दल हैज़ रिसेंटली इंटेंसिफाइड इट्स एफर्ट्स टू हाईलाइट द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पोलावरम डैम प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑन द ट्राइबल कम्युनिटीज इन ओडिशाज Malkangiri district. Polavaram irrigation project on river Godavari was conceived as part of recommendation of Godavari Water Disputes Tribunal. The state government in the year 2016 submitted report that the project was going to submerge 7656 hectares of land, including forest land, and displace more than 6800 people, इंक्लूडिंग 5916 ट्राइबल से। कि आप इस डेटा को नोट कर लीजिए। आप डायरेक्टली इसको GS3 में यूज़ कर सकते हैं जब आपसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि बीजेडी ने इस चीज़ का विरोध किया। आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो है ये है, आपको जब इश्यूज़ के बारे में बताना होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है पोलावरम प्रोजेक्ट को कोट कर सकते हैं और इस डेटा को कोट कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से इन्वायरमेंट को हैम्पर करने वाला है। ये जो आपके वेरियस एस्से में आपको लिखने के लिए डेटा काम में आ जाएगा। ऑप्शनल जैसे कि सोशोलॉजी ऑप्शनल हो जाता है, वहाँ पे अलग से इन्वायरमेंट मूवमेंट की बात की जाती है, आप वहाँ पे भी इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी इन्वायरमेंट मूवमेंट्स, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की बात की जा रही, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस डेवलपमेंट की बात की जा रही है, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये इसके साथ साथ ये चीज़ जो आपके GS4 में भी काम में आ सकती है। बार बार वहाँ पे टाइम एंड अगेन केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आप इस डेटा के साथ अपने केस स्टडी का इंट्रो करते हैं तो एक अलग ही इम्पैक्ट देगा एग्जामिनर को कि हाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दूसरों से। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हाउ वुड अ कार्बन मार्केट फंक्शन। देखिए यहाँ पे जो है ना, इन्होंने पूरे कार्बन मार्केट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कार्बन मार्केट क्या चीज़ है, और बहुत शॉर्ट में बताया है। देखिए हम इसको क्रिस्प में समझ लेते हैं। देखिए कार्बन मार्केट क्या चीज़ है कि कोई भी कंपनी है, अगर वो उसकी कंपनी के अंदर से कार्बन एमिट हो रहा है तो उसको यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स को ख़रीदना पड़ता है गवर्नमेंट से। वो तभी उतना कार्बन जो है एमिट कर पाती है। अब हम सोचेंगे कि क्या पता कोई कार्बन क्रेडिट ही ना खरीदे। अगर कोई कार्बन क्रेडिट नहीं खरीदती कोई कंपनी तो वो कार्बन एमिट नहीं कर सकती, और अगर वो कार्बन एमिट करती है तो उसके ऊपर एक लीगल केस हो जाएगा। ये है पूरा कार्बन एमिशन का सिस्टम। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर कंपनी के ऊपर कार्बन एमिशन के लिए पैसा लगेगा, उसको कार्बन क्रेडिट खरीद के पैसा देना पड़ेगा, तो कंपनी ट्राई करेगी कि अब वो कार्बन एमिशन कम करे इन्वायरमेंट के अंदर। इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा एक तरीके से। और अब इसमें आ जाते हैं कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट। इसमें कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है, देखिए जैसे सपोज करिए एक कंपनी है, उसने कम कार्बन एमिशन किया जितना उसने सपोज किया था, अब उसके पास कुछ कार्बन क्रेडिट्स बच चुके हैं। और एक कंपनी है जिसने ज़्यादा कार्बन एमिशन कर दिया है, और अब जो है उसको कुछ कार्बन क्रेडिट्स की ज़रूरत है, तो वो इस कंपनी से ख़रीद सकती है। जो कंपनी ने अपने कार्बन क्रेडिट्स बचा लिए, वो दूसरी कंपनी को अपने कार्बन क्रेडिट्स बेच सकती है। और इसका प्राइस जो है ना, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। कोई गवर्नमेंट अब इस कार्बन ट्रेडिंग हो रही है, इसका प्राइस डिसाइड करने के लिए नहीं आएगी। देखिए ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी था कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन क्रेडिट क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में रहता है, और ये आपके GS3 में जो है इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए यहाँ पे जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई है। मैं आपको सबसे पहले ना पूरा कंटेक्स्ट समझा देती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए अभी हमने देखा कि अयोध्या टेम्पल जो है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है,
अब रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हमें केसेस सुनने को मिल रहे हैं जहाँ पे बार बार कंप्लेन की जा रही है, जैसे कि संभल में हुआ या फिर मथुरा में हुआ, कि बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मॉस्क बने हुए हैं इसका सर्वे किया जाए, क्योंकि ये जो है किसी हिंदू टेम्पल के ऊपर बनाए गए हैं। अब ऐसे बार बार सिविल डिस्प्यूट्स उठे जा रहे हैं देश के अंदर, जहाँ अलग अलग देश के हिस्सों से ऐसी न्यूज़ आ रही है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये बोला गया है कि 1947 के टाइम पे जो भी किसी वर्शिप एक्ट की जो पोजीशन थी वही रहेगी। मतलब अगर कहीं पे मॉस्क बना हुआ है तो वो मॉस्क ही रहेगा। अगर उस टाइम पे मॉस्क था 1947 में, कहीं पे टेम्पल बना हुआ है, कहीं पे चर्च बना हुआ है, तो वो सब चीज़ें 1947 के हिसाब से देखी जाएंगी, ना कि उसके पहले के हिसाब से। तो ये पूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके बारे में बार बार न्यूज़ में आ रहा है कि कोर्ट को जो है इसको फॉलो करना होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी एक इंटरिम ऑर्डर को पास किया जिसमें उन्होंने बोला है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे। तो जिससे जो बार बार अलग अलग देश के हिस्सों से बार बार न्यूज़ आ रही है ना, ये बंद हो जाए आनी। क्योंकि लाइक अभी देखिए, इसको बंद कराना ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे बस मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिकली है क्या चीज़। अगर आपको डायरेक्टली GS1 में या कहीं पे भी पूछा जाए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या चीज़ है, तो आपको बस इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये कितना सही है और ये कितना गलत है, ये एक ये एक पॉलिटिकल टॉपिक हो जाएगा, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। बस आपको ये एक्ट समझने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं इंडियाज़ फर्मर अटेम्प्ट एट मिनरल डिप्लोमेसी। देखिए यहाँ पे पूरे मिनरल्स की बात की गई है। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ टॉपिक आपके लिए कहाँ पे रेलिवेंट होगा। देखिए हम GS1 में टॉपिक पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ पे जो है अब नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तो उसमें मिनरल रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। तो उसमें जो है हमसे ये बात पूछी जा सकती है, क्योंकि अब इंडिया जो है मिनरल, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जिसमें इंडिया लैक कर रहा है और इंडिया जगह जगह से इसे इंपोर्ट करता है। तो हमें इसके जो है लोकेशंस पूछी जा सकती हैं। तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, वो मैंने नोट डाउन किए हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप इन सभी फैक्ट्स को जो है अपने GS1 के नोट्स में मिनरल्स में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट पिलर फोकसेस ऑन बिल्डिंग बायलेटरल ट्रेड्स विद रिसोर्स रिच कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, US, रशिया, कजाकिस्तान टू सिक्योर द सप्लाई ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट। ये इंडिया कर रहा है, इंडिया का फर्स्ट पिलर है ताकि इंडिया को मिनरल सिक्योरिटी हो जाए। इंडिया बायलेटरल रिलेशंस इस्टेब्लिश कर रहा है इन कंट्रीज़ के साथ ताकि उसे लिथियम और कोबाल्ट मिल सके। आप इन कंट्रीज़ के नेम्स नोट कर सकते हैं। मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दोनों रिसोर्सेज मिल रहे हैं। To facilitate this vision post 2019, इंडिया established खंडजी विदेश इंडिया लिमिटेड। ये काबिल नाम की एक कंपनी है, इंडिया ने इस्टेब्लिश करी थी। अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद अ मैंडेट टू इंश्योर अ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल टू द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया था। आप इस जब भी आप क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप इस कंपनी को या तो इंट्रो में या फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इस कंट्री ने इस कंपनी ने जो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ ताकि हम अपनी मिनरल सिक्योरिटी के ऊपर काम कर पाएँ। हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। इन मार्च 2022 काबिल साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑस्ट्रेलिया फॉर क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप आइडेंटिफाइंग 2 लिथियम एंड 3 कोबाल्ट प्रोजेक्ट्स। आप इसे डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। Latin America's lithium triangle, which constitutes Argentina, Chile, and Bolivia, has also um, attracted India's attention. In January 2024, India signed a $24 million lithium exploration pact with a state-owned enterprise in Argentina for 5 lithium ब्राइन ब्लॉक्स। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ ये डील की है। काबिल इज़ ऑल्सो एक्टिवली वर्किंग टू सिक्योर मिनरल सप्लाईज बाय फैसिलिटेटिंग द बाइंग ऑफ एसेट्स फ्रॉम बोलीविया एंड चिले। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंडियाज प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो बेनिफिटेड। Altman Private Limited signed an agreement with YLB, Bolivia's national company, to secure the raw material supply chain of LiON batteries। देखिए इससे जो है हमें मेजर फोकस पता चल रहा है कि इंडिया किन किन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स को साइन कर रहा है। उसके साथ साथ हमें मेजर लोकेशंस पता चल रही है कहाँ कहाँ पे, कि अर्जेंटीना में है, बोलीविया में है, चिले में है। आपसे पूछा जाए ना तो आप वर्ल्ड मैप बना के डायरेक्टली इन कंट्रीज़ को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज हैं।
Recently, India and Kazakhstan formed a venture IREUTK Titanium Limited to produce titanium slags in India. ये भी इंडिया ने इसके साथ किया है. आप वर्ल्ड मैप बना के आप दिखा सकते हैं कि हाँ कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने कौन सी डील की है, जो आपके आंसर को दूसरों से थोड़ा डिफरेंट बनाएगा कि हाँ आपको थोड़ी अलग से नॉलेज है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है. अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कमिटेड टू एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़ बाय 2026 सेज अमित शाह. देखिए जो हमारा GS3 में टॉपिक आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, आप उसमें डायरेक्टली इस कोट को यूज़ कर सकते हैं. आप जब कंक्लूजन लिख रहे हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने ये बात की है कि हम जो है कमिटेड है कि हम नक्सलिज्म को एंड करेंगे. तो इससे जो है आपके आंसर को एक एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा कि हाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है दूसरों से, और आपने डायरेक्टली होम मिनिस्टर को कोट किया है. देखिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है इसको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में. द छत्तीसगढ़ पुलिस हैज़ सिक्योर्ड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म इन पास्ट 1 ईयर. 287 नक्सलाइट्स वर न्यूट्रलाइज्ड. Around 1000 were arrested. 837 surrendered in the past 1 year in the state. आप देखिए, आप इस डेटा को नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इफेक्टिव डेटा है. आप डायरेक्टली इसे जो है जब भी आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में क्वेश्चन लिख रहे हैं आप इंट्रो में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है GS3 में जो है डेटा ड्रिवन अप्रोच को ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं. तो आपके पास भर भर के डेटा होने चाहिए, कोड्स होने चाहिए, तो वो आप कहाँ से लाएंगे? अगर आप सोचेंगे कि आप प्रीलिम्स के बाद आप डायरेक्टली मेंस की आप कुछ मैगजीन्स पढ़ के ले आएंगे, वो आप नहीं ला पाएंगे. आप जब इस तरीके से डेली न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, आप उसमें से निकालेंगे इन्फॉर्मेशन को, आप तभी कुछ अलग आंसर लिख पाएंगे दूसरों से. तो आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अपने पेपर में. तो ठीक है, इसी के साथ हमने आज का अपना पूरा हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है. मैंने आपको हर एक आर्टिकल के साथ बताया कि आप कहाँ पे किस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से पेपर में यूज़ कर सकते हैं. इंट्रो में लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे. तो आप देखिए ये सारा काम हमने आपके लिए कर दिया है. अब बस आप अपने नोट्स में इस सब चीज़ों को कॉपी डाउन कर लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए. और बाकी जितने भी न्यूज़पेपर में रेलिवेंट आर्टिकल्स थे हम सब लेकर आए हैं. आप बिल्कुल बेफिक्र होके बस आप इस वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए. अपने बाकी का टाइम अपनी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में लगाइए. तो ठीक है, इसी के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं. अब हम आपसे कल मिलेंगे अपनी कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ.